गुड मॉर्निंग क्लास। काफी तेज आ रही है आवाज। देखो आज जो डिस्कशन करना था हमें जीएस पेपर कई एग्जाम की जो कंफ्यूजन है उसी के बारे में बात करें। पहले जनरल स्टडीज सेक्शन जो भी एग्जाम के बारे में बात पूछना चाहें आप, चाहे सिविल सर्विसेज या इंजीनियरिंग सर्विसेज या एसएससी का एरिया हो, उसी के बारे में डिस्कशन करें। तो सबसे पहले हम बात करें ईएस को लेकर इंजीनियरिंग सर्विसेज के लिए। जब आप बिगिनिंग करते हैं, स्टार्ट करते हैं जब प्रिपरेशन, तो 90% इंजीनियर ऐसा है जिसको गेट और ईएस दोनों देना है साथ में। 90% ऐसे लोग हैं जिनको गेट ईएस दोनों एग्जाम देने हैं। प्रिपरेशन जब स्टार्ट करते हैं तो हमें लगता है कि गेट भी कर लेंगे और ईएस भी हो जाएगा, क्योंकि गेट का जो सिलेबस है वो ईएस के कंपैरिजन में आधा है। और ईएस में आपको एक ब्रांच में लगभग 12 टेक्निकल 10 नॉन टेक्निकल 22 सब्जेक्ट कवर करने हैं। तो कहीं भी आप कोचिंग ज्वाइन कर रहे हैं, अपनी स्टडी भी कर रहे हैं, 3-4 महीने लगता है कि समय काफ़ी है, ईएस गेट दोनों कर लेंगे। और जैसे जैसे टाइम बीतता जाता है 4-5 महीने के बाद फिर आप रियलाइज करते हो कि या तो मैं गेट कर पाऊंगा या तो मैं ईएस कर पाऊंगा, कोई एक एग्जाम हो पाएगा। तो सारी चीज़ें 1 बाय 1 क्लियर करते हुए चले कि किस एग्जाम में क्या अप्रोच होनी चाहिए और किन सब्जेक्ट को पहले हम कवर कर लें, कहाँ पर स्कोर बढ़ सकता है। तो पहले सबसे पहले मैं ईएस की बात कर रहा हूँ, उसके बाद बीपीएससी स्टेट वगैरह का जो आपकी क्वेरी होगी उसके बारे में एक्सप्लेन करूँगा मैं, और तीसरा फिर एसएससी का पार्ट। ये 1 बाय 1 चलते हैं। देखो इंजीनियरिंग सर्विसेज का सेक्शन जो है, सबसे पहला काम पहले तो अपना गोल क्लियर करिए। बिल्कुल क्लियर करो करना क्या है, क्योंकि प्रॉब्लम ये है कि ईएस का फॉर्म आपने भर दिया, गेट भी भर दिया, फिर उन्हीं बच्चों ने एसएससी भर दिया और स्टेट भी भर दिया। हर एग्जाम की अप्रोच अलग अलग है, सिलेबस अलग अलग है, सारे पेपर एक साथ निकलेंगे नहीं। और सबसे बड़ा रीजन ही है पेपर ना निकलने का, ऐसे फॉर्म भरना जिनका सिलेबस बिल्कुल अलग हो। अगर आप बिगिनर हो और अभी आपने प्रिपरेशन स्टार्ट किया, आपने खुद को टाइम ही नहीं दिया टेक्निकल तैयार करने का या नॉन टेक तैयार करने का, और आप ऐसे फॉर्म भी भरते जा रहे हो जिनमें आपस में लिंक नहीं बैठ रहा। तो सबसे पहला सबसे की पॉइंट है, जब आप प्रिपरेशन शुरू करें सबसे पहले आपका टारगेट क्लियर होना चाहिए। करना क्या, ऐसे एग्जाम जिनका 80% सिलेबस मैच करता हो उनको भर देना चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि कोई फॉर्म ना भरो, कुछ फॉर्म तो भरना ही पड़ेगा, कंपटीशन बहुत टफ है अपने आप में। जब बीटेक आप किए तो बीटेक में 4 साल में आपने कुछ पढ़ा नहीं है, चाहे किसी भी कॉलेज से पढ़े, बीटेक में कुछ नहीं पढ़ा आपने बीटेक के बाद जब तैयारी की है तो ही पढ़ा है। इंजीनियरिंग जानती हूँ कैसे हुआ था, एक दिन पढ़ के पेपर दिए थे, कई लोग एक दिन भी कहाँ पढ़े थे, एक रात पढ़े थे। फिर तो 4 साल के बीटेक में 40 दिन पढ़े हो गए, 40 पेपर निकाल लिए। इंजीनियर से ज़्यादा काबिल कोई होता ही नहीं दुनिया में। अगर तुम डॉक्टर को बोलते फेल हो जाता हूँ, एक दिन में एक पेपर पढ़ के पास करना, खाली इंजीनियर अकेली प्रजाति है दुनिया में जो कर सकता है ये काम। तो कैपेबिलिटी का सवाल ही नहीं है, तुमसे ज़्यादा कैपेबल कोई है नहीं। और मुद्दा ये है कि डिस्ट्रैक्ट हो चुके हैं, डिस्ट्रैक्ट हो गए कि जो करना था उससे थोड़ा पाथ चेंज कर दिया। देखो जब तैयारी तुम्हें कैसी करनी है पता है, अगर एक लाइन में कहा जाए, जब तुम IIT JEE की तैयारी करते थे तो सबके मन में एक चीज़ रहती है कि सर मैं पूरी ज़िंदगी में अगर पढ़ा था तो IIT JEE के लिए पढ़ा था, उतनी मेहनत मैं कभी नहीं की। सबके मन में रहता है, किससे पूछोगे तो हमेशा बताएगा कि पूरी लाइफ में एक ही बार पढ़ा और वो भी IIT JEE। तो वो मौका तो मान लो चूक गए, नहीं मिल पाया IIT में एडमिशन, पर दोबारा अगर मौका मिला है अभी बीटेक करने के बाद तो फिर उसको कवर कर लो। पर अब फिर तीसरी अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगी। IIT JEE ने एक मौका दिया, मान लो किसी कारण से नहीं हुआ, अब दूसरी अपॉर्चुनिटी है कि ES AS जो भी पेपर देना है ये अगला चांस है। अब आप 30 इयर्स के बाद मेरी एज में आकर प्लान करोगे तो आप कितने ही काबिल रहो, कितनी नॉलेज रहे, तो आप नहीं कर सकते, क्योंकि जो एज लिमिट है वो तो रहेगी। तो तैयारी जब आप कंपटीशन देखो, कंपटीशन को तब सोचो जब आप उतना एफर्ट कर सको जो IIT JEE के टाइम पे किए थे। अगर IIT JEE के लेवल का 60% भी तुमने यहाँ एफर्ट कर लिया हो जाएगा सिलेक्शन। उतना एफर्ट अगर कोई कर ले, पर दिक्कत ये है कि डिस्ट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है, परेशानी डिस्ट्रैक्शन बहुत ज़्यादा, पढ़ाई आप कर नहीं पा रहे। तो 1 बाय 1 चलो स्टेप बाय स्टेप। बीटेक आपने कंप्लीट कर दिया, और बीटेक अपीयरिंग वाला भी कोई है, सेकंड ईयर 3rd ईयर भी कोई हो, बीटेक अपीयरिंग वाले क्या करें, आप लोग पहले ये डिसाइड कर लो पेपर देना कौन सा है। जब तक आप बीटेक में हो तो जो आपके सेमेस्टर के सब्जेक्ट हैं उनके साथ ही आप गेट के वो सब्जेक्ट कवर करते जाओ। जो आप बीटेक में पढ़ ही रहे हो तो उन सब्जेक्ट को जो गेट के सिलेबस, देखो सबसे पहले दिन क्या करो, गेट का सिलेबस लेके बैठो, ES का सिलेबस लेके बैठो। सबसे पहले दिन का काम है, जो भी कॉलेज में भी पढ़ रहा है या जो ES की प्रिपरेशन शुरू करने वाला है, बिगिनर, सबसे पहला काम गेट और ES के पेपर लेके बैठो, सिलेबस लेके बैठो।
सिलेबस को 1 से 2 दिन पूरा समय दो। बिल्कुल मैं बिगनर की मान के चल रहा हूँ, जैसे मान लो आज मुझे प्रिपरेशन शुरू करनी है, मैं फर्स्ट ईयर में हूँ बीटेक में और मुझे 3-4 साल में ईएस देना है या मैं जस्ट पास आउट हुआ, मुझे ईएस की तैयारी करनी है। सबसे पहले दिन का काम है सिलेबस लेके बैठो, सिलेबस को 1 से 2 दिन पूरा लगाओ। 1 से 2 दिन सिलेबस को पूरा करो कि तुम्हें सिलेबस याद हो जाए, क्योंकि पूरे साल सिलेबस थोड़ी देख पाओगे। 1 से 2 बार सिलेबस को समय दो, 1 से 2 दिन में पूरा तैयार हो गया। उसके बाद जो सब्जेक्ट मान लो सेकेंड ईयर तक हो चुके, थर्ड ईयर में आप तैयारी शुरू कर रहे हो, जो सब्जेक्ट आप पढ़ चुके हैं फर्स्ट और सेकेंड ईयर में, उन सब्जेक्ट को देखो आप कंफर्टेबल हो या नहीं हो। अगर वो कमजोर छूट गए सब्जेक्ट तब फिर उनको भी तैयार करते जाओ। मतलब जो कॉलेज एपियरिंग जो स्टूडेंट है, जो सब्जेक्ट सेमेस्टर के हिसाब से आगे जा रहे हैं, उनको कॉलेज के लेवल पे नहीं पढ़ना, उनको ईएस के लेवल पे पढ़ना। जैसे कॉलेज में तो बस आपका टारगेट रहता है कि बस 30 नंबर 40 नंबर आ जाए, पास हो जाऊं बस। तो जो सेमेस्टर, क्योंकि जितनी अच्छी तैयारी तुम्हारी उस समय पे हो पाएगी, उतना ज़्यादा एफर्ट तो बीटेक के बाद मुश्किल होगा। क्योंकि एक साल में तुम्हें चारों साल की बीटेक बोल दी जाए और नॉन टेक बोल दिया जाए तो टाइम तुम्हें कम पड़ जाएगा। पर सबसे अच्छी गोल्डन अपॉर्चुनिटी है जो बीटेक कर रहा है, और वो तभी उसको गाइडेंस अगर मिल जाए कि किस डायरेक्शन में चलना है। तो जो तैयारी बीटेक पास होने के बाद 1 साल में करनी पड़ रही है, बीटेक वाले को 2-3 साल मिल गए। तो 2-3 साल में अगर 1 साल में 4-5 सब्जेक्ट कंप्लीट करोगे तभी पेपर निकल जाएगा, बजाय कि एक ही साल में तैयारी करके इतना सारा सिलेबस अपने ऊपर ला दिया जाए। समझ पाए थोड़ा बहुत? अब देखो, तो पहले क्या हमने कहा, सबसे पहले सिलेबस उठा के देखो। अगर फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में हो तो स्टार्टिंग से ही जो सब्जेक्ट गेट ईएस के सिलेबस में है उनको उस लेवल पे तैयार करते जाओ, ये मानते हुए कि 4 साल बाद मुझे गेट या ईएस का पेपर देना है। तो आपका सेमेस्टर में भी परफॉर्मेंस अच्छा हो जाएगा, उस सब्जेक्ट में परसेंटेज वाइज भी अच्छा हो जाएगा, और वो सब्जेक्ट आपको गेट ईएस में भी हेल्प कर देगा। तो पहली बात तो हुई ये। अब दूसरी चीज है, सबसे पहले जब आप गेट एपियरिंग बीटेक एपियरिंग इंजीनियरिंग जब कर रहे हो तो सबसे पहला पेपर आपको गेट देना चाहिए। ईएस नहीं कहता हूँ, सेकंड थर्ड ईयर में अगर आप हो तो आपको ईएस नहीं गेट की तैयारी करनी चाहिए, क्योंकि सिलेबस कम है। और गेट और ईएस इन दोनों एग्जाम में एक ध्यान ये भी रखें, गेट है 90% न्यूमेरिकल 10% थ्योरी। कोई सोचे कि मैं कॉपी पढ़ के चला जाऊँ, कोचिंग के नोट्स पढ़ के गेट निकाल लूँ, नहीं निकलेगा। 90% प्योर न्यूमेरिकल 10% थ्योरी है। 10% थ्योरी क्यों? कुछ क्वेश्चन इंग्लिश के आ जाएंगे, 2-4 क्वेश्चन, पर 90% न्यूमेरिकल 10% थ्योरी। गेट मांगता है प्रैक्टिस, कितना ज़्यादा प्रैक्टिस कर पा रहे हो गेट उसी पे निकलेगा। कॉपी आप पढ़ के चले जाओ, किसी भी नाम टीचर के नोट्स पढ़ लो, 3 बार की कॉपी रिवाइज कर लो, गेट निकलने की गारंटी नहीं है। गेट निकलेगा कैलकुलेशन और प्रैक्टिस पे, जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना बेटर। और गेट में सबसे ज़्यादा खेल होता है ऑप्शंस का, कि गेट का पेपर या ईएस का पेपर टाइमिंग देखोगे उतने ही टाइम में गेट में क्वेश्चन कम आते हैं, ईएस में उससे डबल क्वेश्चन आता है। तो फिर क्या डिफरेंस है कि टेक्निकल वाइज सब्जेक्ट दोनों में कॉमन है, और गेट के अंदर नंबर ऑफ क्वेश्चन कम टाइम ज़्यादा, ईएस में नंबर ऑफ क्वेश्चन ज़्यादा टाइम कम। तो इसमें ये नहीं कह रहा हूँ कि गेट का पेपर बहुत टफ होता है, गेट में सबसे इंपॉर्टेंट है कैलकुलेशन का पार्ट। गेट में तुमने एक क्वेश्चन लगाया, 4 ऑप्शन में देखोगे बहुत नजदीक ऑप्शन दिए होंगे। जैसे आंसर आया 34.02, एक 0.03 भी दे रखा होगा, 1.01 भी दे रखा होगा, और जब आंसर आप निकालते हो आपको जैसे ही दिखता है क्लोज वाला सीधे टिक कर देते हो, और जब आप उसको चेक करोगे दोबारा, क्या पता उसके क्लोज बगल में ऑप्शन एक और दिया था। गेट में यही गड़बड़ होता है। गेट का पेपर जिसने दिया है उसको पेपर देने के बाद यही फील हुआ होगा कि सर कैलकुलेशन गलत कर दिया। कैलकुलेशन गलत किए नहीं हो, उस पेपर का मोड ही ऐसा है, वो जानबूझ के ऑप्शन इतने क्लोज रखता है कि बिल्कुल आप नजदीक ऑप्शन में रहें और गलत करके हैं। वो सिर्फ चेक करते हैं एक्यूरेसी कितनी है आपकी। गेट के पेपर में आप कितने एक्यूरेट हैं, बस यही देखा जाता है। क्लियर है? ईएस के पेपर में इतना क्लोज ऑप्शन नहीं होता कभी। ईएस में जो आंसर है वो ठीक होगा, क्योंकि उतने ही टाइम में नंबर ऑफ क्वेश्चन बहुत ज्यादा होते हैं, वो इतना क्लोज ऑप्शन सेट नहीं करते। कोई पेपर गेट ईएस का उठा के देखो, गेट में ऑप्शन बहुत क्लोज मिलेंगे, ईएस में दिक्कत नहीं होता। जो आंसर आया है ईएस में ठीक है। गेट में बहुत ध्यान रखना पड़ता है, 2 बार कैलकुलेशन जरूर चेक करो जब गेट का पेपर देना। ठीक है, यहाँ तक पूरी बात। हल्का सा ओवरव्यू हो गया। एपियरिंग है सबसे पहली तैयारी गेट। जैसे जैसे 4th ईयर नजदीक आने लगे, गेट के सब्जेक्ट तैयार हो चुके, क्योंकि इंजीनियरिंग सर्विसेज का सबसेट है गेट। अगर ईएस को हम एक सेट माने तो गेट उसका सबसेट है। मतलब ईएस का 60% सिलेबस ऐसा है जो गेट में है। तो सेकेंड ईयर थर्ड ईयर तक अगर आपका गेट वाले सब्जेक्ट कंप्लीट हो गए, उसमें आप कंफर्टेबल हो गए, तो 4th ईयर तक आते आते आपको 40% एरिया और जोड़ना पड़ेगा, तो कंफर्टेबली आप कर सकते हो। ये मत करना कि गेट भी इकट्ठे और ईएस भी इकट्ठे।
जो कॉलेज में भी स्टूडेंट हैं, सबसे पहले सेकंड थर्ड ईयर में जो भी है वो बच्चा गेट को टारगेट करे, कैलकुलेशन बहुत अच्छा करे, न्यूमेरिकल इतने ज़्यादा लगाए कि जब वो मेन पेपर देने जाए तो उसको ये सब गलती ना हो कि यूनिट भूल गए, क्वेश्चन में गलती ऐसी हो रही है, ये जरूरत नहीं करने की। फोर्थ ईयर नज़दीक आने लगे तो धीरे धीरे ईएस की तरफ फोकस बढ़ाते जाओ, स्टेप बाय स्टेप चलना है, इकट्ठे नहीं। गेट और ईएस जब आप टारगेट कर रहे हो तो ये दोनों एग्जाम लगभग सिमिलर लाइन पे हैं, सिलेबस वाइज भी काफ़ी कॉमन है, सिमिलर लाइन पे हैं, इन दोनों पेपर को आप दे सकते हो। पर दिक्कत कहाँ पर आ जाती है, अब मान लो जो एक साल तैयारी कर रहा है, आप बीटेक पास किए और आपने तैयारी शुरू की, गेट ईएस दोनों आपने सोचा, जब आप इंस्टीट्यूट कहीं ज्वाइन करते हो, सेल्फ स्टडी करते हो, शुरू में कॉन्फिडेंस बहुत हाई रहता है, गेट भी ईएस को निकाल ही लूंगा और मौसम ठीक रहा तो गेट भी निकाल लूंगा, पर होता नहीं है ऐसा। शुरू में 3-4 महीने तैयारी बहुत बढ़िया चलेगी, सिलेबस इतना ज़्यादा है, जैसे जैसे अक्टूबर नवंबर आने लगेगा फिर आप कहोगे सर एक ही एग्जाम कर पाऊंगा, या तो गेट या तो ईएस। मतलब जो पहले वाला टाइम तुम खराब किए वो तो गया ना, उसमें तो कुछ भी नहीं पड़े, वो तो पूरा वेस्ट हो गया। तो बिल्कुल क्लियर करके चलो स्टार्टिंग से ही, ठीक है। अब सुनो, जब आप बिगिनर हैं, आप गेट ईएस का पेपर पहली बार अटेम्प्ट कर रहे हो, उस समय पर ऐसे फॉर्म मत भर देना जिनकी अप्रोच एकदम अलग अलग है, ये सबसे बड़ा ब्लंडर है कंपटीशन ना निकलने में। और जो भी रिपीटर होगा, 3-4 साल तैयारी जिसको हुई होगी, उसको बुला के पूछोगे पेपर नहीं निकला, एक ही रीजन है, ऐसे फॉर्म भर दिए जिनका सबका सिलेबस अलग लगता है। मतलब ये कहने का गेट और ईएस ये तो बहुत सिमिलर लाइन के एग्जाम है, ये फॉर्म आप एक बार में भर सकते हैं। पर अब आपने क्या किया, बीपीएससी आया वो भी सिम भर दिया उसी टाइम में, फिर आपने एसएससी जेई भी भर दिया, फिर आपने आरआरबी भर दिया, फिर महाराष्ट्र पीएससी आएगा वहाँ चले जाओगे पेपर देने, फिर एमपी पीएससी वहाँ चले गए। मतलब गेट आते आते 29 स्टेट का टूर कंप्लीट कर लोगे, ना गेट निकला ना ईएस निकला। अपने आप में गेट और ईएस का सिलेबस इतना ज़्यादा है कि आप 50 एग्जाम फोकस नहीं कर सकते, और ज़्यादा फॉर्म आप भरते हो अपने बगल वाले को देखकर कि सर सीनियर थे वो सारे फॉर्म भरते, जिस भी संडे को जाओगे घर पे नहीं मिलेंगे, ताला लगा होगा, पेपर देने गए होंगे, आज वो पौंडीचेरी गए, कल अंडमान पहुँच जाएंगे, परसों जम्मू कश्मीर का पेपर देने गए और पेपर निकलता भी नहीं। उनको 4 साल इसीलिए लगे क्योंकि वो यही करते रहे, कभी एक एग्जाम को बैठ के टाइम नहीं दी। जब भी आप मेरे से पूछेंगे 10 साल बाद भी कहोगे यही आंसर होगा कि पेपर नहीं निकलने का केवल एक रीजन है, ऐसे फॉर्म को भरना जिनका सबका सिलेबस अलग अलग। अब सुनो अगला पॉइंट, लगभग 1.5 लाख बच्चा ईएस का फॉर्म भरता है, पर नंबर ऑफ सीट्स तो 500-600 के बीच में ही है। सब कुछ देखो लॉजिकली करो, इंजीनियर हर चीज लॉजिक से करता है, कभी कोई भीड़ का हिस्सा नहीं कि वो कर रहा है तो मैं भी ऐसा करूँ। आप खुद लॉजिक लगाओ कि 1.5 लाख बच्चा ईएस का फॉर्म भरता है, सीटें हैं 500 से 600 के बीच, सब मिलाकर इतनी सीटें आ रही हैं। अब उसमें अगर आप परसेंटेज देखो तो ये तो 1% भी नहीं आ रहा, बहुत कम है, तो सबका सिलेक्शन तो होगा नहीं। इसका मतलब पूरे क्राउड में, और कंपटीशन को देख के घबराना भी नहीं चाहिए, 90% जनता जो पेपर देती है वो खाली क्राउड है, 90% जनता जो फॉर्म भरती है खाली क्राउड है, भीड़ को देख के परेशान नहीं होना चाहिए। 90% खाली भीड़ है जो पहले राउंड में बाहर हो जाएगी, क्योंकि ये लोग को सोसाइटी को देख के, सराउंडिंग को देख के मन करता है कंपटीशन देने का। जैसे जैसे टाइम बीतता जाता है और मेहनत करनी पड़ती है, आधे लोग सरेंडर कर देते हैं। जब आप एग्जाम देने जाते हो, गेट पे इतनी भीड़ दिखेगी कि जैसे ही गेट खुलेगा लगता है सब आज ही सिलेक्ट हो जाएंगे। फिर 3-4 महीने तैयारी सही चलती है, लास्ट तक 8वें 9 महीना आते आते या 10 महीने तैयारी होते होते लोग पेशेंस रख नहीं पाते, तैयारी फिर लूज कर जाते हैं। दिक्कत ये है 10% बच्चा ऐसा है जो वाकई में रियल कंप्यूटर है। इतने साल हो गए पढ़ाते, 8-10 साल तो पढ़ाते ही हो गए। अगर यहीं पर पूछा जाए कि सब लोग तैयारी वाले होंगे, इतने लोग ऐसे हैं जो डेली 3 घंटे से कम फेसबुक, व्हाट्सएप, चैटिंग उन चीज़ों में लगाते हो जिनका एग्जाम से कोई लेना देना ना हो। इसी रूम में 90% लोग ऐसे होंगे जो 3 घंटा डेली वेस्ट करते होंगे उन चीज़ों में जिसका एग्जाम से कोई मतलब नहीं है। तो फिर कहते हो पेपर नहीं निकला। भाई पेपर निकलेगा कैसे? जब 3 घंटा फेसबुक में लगा रहे हो तो फिर फेसबुक में नौकरी ट्राई करो, ये सर्टिफिकेट कैसे निकलेगा? क्लियर है? सीधी सी बात है। 10% बच्चा कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ऐसा है जो दिन रात सब भूल के सिर्फ पढ़ाई कर रहा है। कई बच्चे ऐसे फेसबुक भी यूज नहीं करते, उन्हीं का निकलता है पेपर। और 90% जो भीड़ दिख रही है बड़े बड़े इंस्टीट्यूट में, जो 300-400 बच्चा नजर आ रहा है, खाली भीड़ है। पहले राउंड में वो बाहर हो जाएंगे, क्राउड जो है वो पहले राउंड में बाहर है। 10% बच्चा रियल कंप्यूटर है एक दूसरे का, और उन्हीं में सिलेक्शन पर इतना टफ कंपटीशन है कि 10% में भी इतनी बिल्कुल गलाकाट प्रतियोगिता हो रही है कि 10% में भी सबका सिलेक्शन नहीं हो रहा।
तो जो बेचारे 10% दिन रात पढ़ रहे हैं उसमें भी सीटें कम पड़ रही हैं, तो जो 90% घूम फिर रहे हैं, फेसबुक चला रहे हैं, वो तो उम्मीद ही ना करें। मैं कोई आपको प्लीज करने नहीं आया हूं, मैं अच्छी अच्छी बातें बोलूं तो तुमको सुनने में बड़ा अच्छा लगे। पहले तुमको रियल चीज समझ आए कि कंपटीशन है क्या, आसान नहीं है, बहुत टफ है। पहली बात तो ये आसान तब हो जाएगा जब तुम अपने आप से कह दो कि मैं कर सकता हूँ। और कभी ये तो जिंदगी में कहना मत कि तुम नहीं कर सकते। अगर तुमने खुद से कबूल दिया कि तुम नहीं कर सकते तो दुनिया की कोई ताकत नहीं करा सकती, चाहे कोई पढ़ा ले, चाहे नासा से लाके पढ़वा दिया जाए। अगर तुम अपने आप से ही कह दिए कि मैं नहीं कर सकता तो कोई नहीं करा सकता। फिर कभी भी अपनी कैपेबिलिटी पे डाउट नहीं करना चाहिए, चाहे हो चाहे ना हो। कैपेबिलिटी पे डाउट नहीं होना चाहिए। जब भाई नहीं पढ़े थे तो नहीं हुआ, पढ़ लो हो जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं। तुम ही थे जिसने 4 साल का बीटेक कंप्लीट किया, एक एक दिन पढ़ के पेपर निकाले, और आज तुम अपनी कैपेबिलिटी पर डाउट करने लगते हो। कंपटीशन तुम्हें भीड़ बहुत दिखती है, कई बार घबरा जाते हो कि सर मैं तो प्राइवेट कॉलेज से पढ़ा हूँ, मेरा कैसे हो पाएगा। 10 साल का 5 बार टॉपर उठा के देखो प्राइवेट कॉलेज का है, ये सब बहाना नहीं चलेगा यार। कंपटीशन में कोई एग्जाम उठा के देखो, 10 साल 15 साल का रिकॉर्ड देखोगे, 5 से 6 साल का टॉपर टॉप 5 में प्राइवेट कॉलेज के बच्चे हैं। तो ये भी कोई एक बहाना नहीं है कि सर आईआईटी वाले के तो ज़्यादा चांस होते निकलने के, हम तो प्राइवेट कॉलेज से पढ़े थे। पास्ट में क्या किए उसमें तुम कुछ नहीं कर सकते। प्रेजेंट तुम्हारे हाथ में है, आज जो तुम कर रहे हो वो तुम्हारे हाथ में है, और तुम्हारा प्रेजेंट फ्यूचर डिसाइड कर देगा। पहले जो कर चुके हो वो तुम कुछ नहीं कर सकते। आज अगर तुम उठ गए, आज पढ़ना शुरू कर दिए, तो अगला जो टाइम होगा तुम्हारे फेवर में होगा। तो पुराना बहाना मतलब हर एग्जाम्पल है मेरे पास। आप ये कहते हो कि सर मैं तो बड़ा कमजोर था पढ़ने में, तो कई एग्जाम्पल है। एक लड़का जीवेश दीक्षित 2008 का जो गेट का रैंक 1 था, वो उतना शुरू में सही नहीं था कॉलेज टाइम में। रैंक 1 वो 8 महीने की तैयारी गेट का रैंक 1 था। बहुत बच्चे हैं ऐसे। तो ये बिल्कुल दिमाग से निकाल दो सर मैं कमजोर हूँ, मैं बचपन में नहीं पढ़ा, मैं डिप्लोमा होल्डर हूँ, मैथ कमजोर है। यार बिहार का बच्चा ये कहते ये एक्सेप्टेबल नहीं है। अगर बिहार का बच्चा मेहनत करने में, जो मैंने देखा है, यहाँ से ज़्यादा मेहनत तो कोई करता नहीं। मतलब यहाँ पे ऐसे भी बच्चे मैंने देखे हैं जो 11th-12th मैथ नहीं पढ़े और गेट में मैथ्स के क्वेश्चन पूरे सही करके आ रहे। मेहनत एक ऐसी चीज़ है ना, उसका कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। हर चीज़ आप अपने फेवर में कर लोगे अगर आप मेहनत कर सकते हो। और मेहनत का मतलब मैं ये भी नहीं कह रहा हूँ, कई लोग कहते हैं कि 18 घंटे पढ़ते हैं तब गेट निकलता है, तब ईएस निकलता है। कई बार इमोशनल होकर बोलते हैं कि 22 घंटे पढ़ते हैं तब पेपर निकलता है। कई बार और इमोशनल हो जाएंगे, कहते हैं कि 26 घंटे पढ़ो, घड़ी देखना भूल जाते हैं, 24 घंटे होते हैं पर डे। 18-20 घंटे पढ़ने पे पेपर नहीं निकलता, आगरा में सीट बुक हो जाती है। क्लियर? पागल खाना ना आगरा में। तो 18-20 घंटे पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। अगर तुम रेगुलर पढ़ सकते हो तो कोई जरूरत नहीं 18-20 घंटे पढ़ने की। कोई कहता है सर मैं जॉब करता हूँ, मैं टाइम मैनेज नहीं करता, तुम अगर 6 घंटे पढ़ सकते हो, रेगुलर पढ़ लो, निकल जाएगा पेपर। पर सबसे डिफिकल्ट काम है रेगुलरिटी मेंटेन करना, होता नहीं रेगुलर मेंटेन। 4 दिन पढ़े, 5वें दिन दोस्त का फोन आ गया, पिक्चर लगी, चलो देखा है, कहीं घूम फिर लिया जाए, यही गड़बड़ होता है यहीं पर।